एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर आधारित 7 दिवसीय मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम के आज समापन सत्र के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर प्रबुद्ध मिश्र सर, हमारे दर्शन शास्त्र विभाग के समन्वयक डॉक्टर संजय कुमार राम सर, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रमेश चंद सर, कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता सर और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन मैम का अप्रत्यक्ष रूप में आशीर्वाद स्वरूप जुड़े होने के नाते आदरणीय माननीय कुलपति मैम, आदरणीय दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष एवं कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर राजवंत राव सर, जो अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद स्वरूप जुड़े हुए हैं और शीघ्र ही हम लोगों के बीच जुड़ेंगे। समस्त प्रतिभागीगण, समस्त शोधार्थीगण, समस्त विद्यार्थीगण, दर्शन शास्त्र विभाग के समस्त कर्मचारीगण और देश के कोने कोने से जो मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं जुड़े हुए अतिथिगण, शिक्षकगण, आप सभी का मैं संजय कुमार तिवारी दर्शन शास्त्र विभाग की तरफ से इस समापन सत्र के, इस संपूर्ति सत्र के कार्यक्रम में आप सभी के प्रति सादर प्रणाम निवेदित करते हुए सभी का इस वर्चुअल मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं औपचारिक स्वागत के लिए हमारे दर्शन शास्त्र विभाग के समन्वयक डॉक्टर संजय कुमार राम सर से अनुरोध करता हूं कि आप आगत अतिथियों के प्रति माननीय मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित प्रोफेसर प्रबुद्ध मिश्र सर के साथ ही आगत समस्त प्रतिभागियों के प्रति स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करने की कृपा करें। डॉक्टर संजय कुमार राम सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शन शास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर आयोजित वैल्यू एडेड प्रोग्राम के समापन सत्र में मैं आदरणीय माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन मैडम का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जिनकी आशीर्वाद, जिनकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम संचालित हो पा रहा है। मैं मैडम का पुनः दर्शन शास्त्र विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उसी क्रम में मैं प्रोफेसर राजवंत राव सर, अध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग एवं अधिष्ठाता कला संकाय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सर की प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं निर्देशन में यह 7 दिवसीय वैल्यू एडेड प्रोग्राम का कार्यक्रम संचालित हो पाया है। सर का मैं पुनः इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्वागत के क्रम में मैं समापन सत्र की मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रबुद्ध मिश्रा सर, अध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर से जब भी हम लोग किसी भी एकेडमिक कार्य के लिए आग्रह करते हैं तो सर हर सत्य स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। सॉरी सर, रंजीत राय से अनुरोध है कि अपना माइक ऑफ कर लें। रंजीत राय नाम से जो शो हो रहा है प्रतिभागी, वो अपना माइक कृपया ऑफ करें, व्यवधान हो रहा है कार्यक्रम में। जी, दर्शन शास्त्र विभाग दीनदयाल जी दर्शन शास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा जब हम लोग कोई भी कार्यक्रम एकेडमिक रूप से संचालित करते हैं
और सर से हम लोग निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, तो सर बिना समय लिए सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं और अपना सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वर्चुअल हो या भौतिक हो, सर कई बार हमारे विश्वविद्यालय गोरखपुर डिपार्टमेंट में आ चुके हैं और अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। मैं सर का सहर्ष इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं कि सर अपने समय से, बहुमूल्य समय हमारे इस सप्त दिवसीय वैल्यूडेट प्रोग्राम के लिए सर आपने प्रदान किया है। तो मैं आपका सर हृदय से बहुत ही स्वागत, अभिनंदन करता हूं। स्वागत की इस कड़ी में मैं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रमेश चंद जी का मैं इस समापन सत्र में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनकी कठिन मेहनत, लगन और लगातार प्रयास से यह प्रोग्राम आज समापन की ओर पहुंचा है। हम समापन सत्र में हैं। मैं डॉक्टर रमेश चंद जी का भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर संजय कुमार तिवारी जी एवं डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता जी का भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनकी मेहनत से, जिनके निर्देशन में, जिनके बहुत तकनीकी सहयोग से पूरी रूपरेखा बनाने में, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जो हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं, आप दोनों लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मैं इस कार्यक्रम समापन सत्र में आप दोनों डॉक्टर संजय कुमार तिवारी जी का, डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता जी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हमारे स्नातक, परास्नातक, शोध विद्यार्थियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जो लगातार पिछले 6-7 दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने लगातार आप लोगों ने समय दिया है, अनुशासनबद्ध रहे हैं और भरपूर सहयोग किया है। तो मैं इस कार्यक्रम में आप सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और अंत में मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तकनीकी रूप से जो सहयोग हमारे शोध छात्र दे रहे हैं, उन शोध छात्रों का भी मैं इस समापन सत्र में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और मीडिया से जो बंधु हमारे इस कार्यक्रम की रिपोर्टिंग जो प्रकाशित करते हैं, उन मीडिया बंधुओं का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हालांकि हमारी बात उन तक जब हम रिपोर्ट लिखेंगे तब वहां तक पहुंचेगी, लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापन करें कि हमारे कार्यक्रम को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। तो बहुत समय न लेते हुए मैं पुनः आप सभी का दर्शन शास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की ओर से मैं माननीय कुलपति जी राजवंत राव सर, मुख्य अतिथि प्रबोध मिश्रा सर, संयोजक डॉक्टर रमेश चंद जी, सह संयोजक डॉक्टर संजय कुमार तिवारी जी, दीपक कुमार गुप्ता जी, समस्त प्रतिभागी, समस्त छात्रों का मैं पुनः इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अकॉर्डिंग टू शेड्यूल मैं माननीय मुख्य अतिथि, जिनका मुख्य वक्तव्य आज होना है, आदरणीय प्रोफेसर प्रबुद्ध मिश्र सर को आमंत्रित करने से पूर्व मैं सर के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय प्रतिभागियों के हितार्थ मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। यद्यपि सर का बायोडाटा बहुत बड़ा है, तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि मैं बहुत सारी चीज़ों को स्किप करते हुए जो प्रमुख बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको आप सभी के बीच साझा करते हुए और मैं सर को सादर आमंत्रित करूंगा। प्रोफेसर प्रबुद्ध मिश्र सर दर्शन शास्त्र विभाग के वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक, परास्नातक की उपाधि धारित किया आपने और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप का शैक्षणिक अनुभव बहुत गहरा और बहुत लंबा है, अकादमिक अनुभव बहुत गहरा है। आप संपादक हैं पीयर रिव्यूड रिसर्च जर्नल प्रतिभा के। आपने नव मानववाद नामक पुस्तक का लेखन किया है।
आपके चैप्टर इन बुक 17 चैप्टर इन बुक पब्लिश्ड हैं। आपके 30 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हैं। आपने लगभग 1.5 दर्जन पुस्तकों का संपादन किया है। आपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय इनवाइटेड लेक्चर के रूप में 75 से अधिक 75 से अधिक आपने आमंत्रित इनवाइटेड लेक्चर दिया है। आप ICPR द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। आप NTA, UPPSC, CGPSC के विषय विशेषज्ञ और मेंबर हैं। आपको अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर 10 पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आप भारतीय दर्शन परिषद उत्तर भारत के मंत्री के पद को वर्तमान में सुशोभित कर रहे हैं और अपने सक्रिय सहयोग से उसे निरंतर ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर किए हुए हैं। आप त्रिवेणी सेवा समिति के सचिव हैं और आप 3 रिसर्च जर्नल के रिव्यूअर के रूप में भी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। सर का बायोडाटा और बहुत विस्तृत है। मैं सर से क्षमा प्रार्थी होते हुए सारी चीजों को स्कीप करते हुए बस इन्हीं मुख्य बातों के साथ मैं आदरणीय प्रोफेसर प्रबुद्ध मिश्र सर को बहुत ही आदर के साथ उनके मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा कि सर आप अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करें। आदरणीय प्रोफेसर प्रबुद्ध मिश्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार तिवारी सर, आपने आमंत्रित किया। आभार डॉक्टर रमेश चंद्र जी का, डॉक्टर संजय राम जी का और दीपक गुप्ता जी। प्रत्यक्ष तो नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष तो ब्रह्मा भी इस सृष्टि को चलाते हैं। दीपक जी भी का भी कहीं न कहीं से प्रकाश होगा यहाँ पर। मैं आप तीनों लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने एक मंच इस तरह का बनाया है जिसपे हम लोग वर्चुअल जुड़ पा रहे हैं। और यह गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है कि वह निरंतर नियमित रूप से शैक्षणिक कार्यक्रमों को लगातार अपने यहाँ संचालित करा रहा है और एक वरिष्ठ प्रतिभागियों के साथ में आपके कार्यक्रम होते हैं। कुछ जगह पर नाभिनाल सा संबंध होता है, संभवतः गोरखपुर से भी हमारा वैसा ही संबंध है कि जैसा कि संजय जी ने कहा कि एक तो उनका आदेश, उनका अनुरोध वो एक ही होता है और उसमें हम लोगों के बीच में ऐसा कदापि संभव ही नहीं हो सकता कि उन पे कहीं तर्क हो। कुछ चीजें आस्था की विषय हुआ करती है। उसी तरह से जब रमेश चंद्र जी का हमारे पास फोन आया कि सर इस तारीख में कार्य करना है, तो वह तर्क का नहीं, केवल और केवल आस्था और स्वीकृति का विषय। यह भी एक अच्छा सुअवसर है कि आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज के तारीख में ही आपने इस कार्यक्रम का समापन रखा। तो एक साथ दो बातें अपने आप योग में युग्मित हो गई कि आज आपका वैल्यू एडेड का भी और इस कार्यक्रम का भी अपने में समापन रहा। मैं अपनी बात रखने से पहले प्रतिभागियों से प्रणाम करूंगा, उनके नाम लेना तो संभव नहीं है और मैं आदरणीय संचालक और संयोजक से यह भी अपेक्षा रखूंगा कि वो मुझे ये गाइड करें कि लगभग कितने देर तक मैं अपने प्रतिभागियों, अपने सहयोगियों को अपने साथ जोड़ के रखने का रखूं। समय लगभग व्याख्यान का क्या रखा जाए, 30 मिनट 40 मिनट क्या रखना है,
आदरणीय संजय जी, उस हिसाब से मैं अपनी बातों को शुरू करूँ। सर आपके ऊपर है सर, ये हम लोग दायित्व तो आपसे अनुरोध के साथ आपके ऊपर छोड़ देते हैं। कोई समय की सीमा नहीं है, आप जो समय निर्धारित करेंगे सर वो हम सबको स्वीकार्य है। सामान्यतः जब मतलब प्रत्यक्ष बातें होती हैं तो ज्यादा आनंद रहता ही है, और वैसे भी मैं 2 चरण में अपनी बातें कर लूंगा कि जो भी हमारे प्रतिभागी जुड़े हैं, निस्संदेह एक सक्रिय मन अपने मन में जिज्ञासा लेके चलता रहता है, और दर्शन का तो खोज ही यह क्यों शब्द से हुई है। तो जब भी कोई व्याख्यान होता है, जब भी कोई बातें होती हैं, तो क्यों वाला एक प्रश्न चिन्ह जरूर ही आएगा। हम अपनी बातों को ये आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि व्याख्यान और जो भी किसी की जिज्ञासा हो उसको 2 चरण में रख लिया जाए। मैं 30 मिनट अपनी बातें रख लेता हूं, उसके बाद का समय परस्पर संवाद का रख लिया जाएगा। कोई प्रश्न उत्तर नहीं, संवाद शैली में उन्हीं बातों को अगर कहीं भी है तो और बढ़ा लिया जाएगा। लगभग 12 बज रहा है, उससे हम लोगों को अपने नियत समय में कार्य को पूर्ण करने का भी फायदा मिल जाएगा। मैं आदरणीय कुलपति महोदय, हमारे अति प्रिय और आप लोगों के वरिष्ठ रजवंत राव सर, जिनके हसमुख और ऊर्जावान स्वरूप के साथ में कार्य करने में बहुत ही अच्छा लगता है, अप्रत्यक्ष रूप से वो भी जुड़े होंगे, और सुनील कुमार जी जुड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम में अच्छे से प्रतिभाग कर रहे हैं। आज का जो विषय हमने तय नहीं किया, आपने तय नहीं किया, यह तो भारत सरकार ने ही पहले से ही तय कर रखा था, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और आज का जो दिन था वह इस विषय पर भारत देश में न जाने कितने जगहों पर, या मैं कह सकता हूं कि बहुसंख्यक जगहों पर एक साथ इस पर चीजें चल रही हैं और इस पर वार्ताएं हो रही हैं। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी देखिए इसमें अगर अध्यापन शैली में बात करूं तो अद्वैत और एक में अंतर तो प्रत्येक दार्शनिक वाला जानता ही है। यहां पर एक एक 2 बार आया है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी एक कंपोनेंट यहां पे पृथ्वी है, एक कंपोनेंट यहां पर स्वास्थ्य है, और ये दोनों कहां पे जा रहा है, अपने अपने एकत्व की ओर जा रहा है, और दोनों को पुनः एक योग करके, यानी एक और पृथ्वी 2, एक और स्वास्थ्य 2, यानी 2 + 2 चारों के लिए योग करके समग्रता को, चाहे आपकी भाषा में ब्रह्मांड कह दूं, चाहे मैं एकत्व कह दूं, चाहे मैं समष्टि कह दूं। अर्थात कहने का मतलब यहां पर यह है कि यह जो पृथ्वी है यह एकत्व के भाव से कैसे देखी जाए, और जो स्वास्थ्य है उसे एकत्व के भाव से कैसे देखा जाए, इस पृथ्वी के स्वास्थ्य को एकत्व से कैसे देखा जाए, इसमें योग हमारे लिए कैसे एक दृष्टि का निर्माण, एक साधन का निर्माण, एक माध्यम का, एक मार्ग का निर्माण कर सकता है, उस ओर हम लोग बात करना शुरू करें। अगर हम सबसे पहले अपने कंपोनेंट स्वास्थ्य को लें, जो संस्कृत के स्वस्थ शब्द से निकला हुआ है। एक स्वास्थ्य तो जो हम लोग एक बार देखिए, बोरियत ना हो इसलिए थोड़ी बहुत हम लोग सामान्य भाषा में भी बात करते रहते हैं। कई बार हम लोग भी अपने नेम प्लेट में डॉक्टर लगाए रहते हैं। एक बार एक पड़ोसी ने उसके यहाँ कुछ परेशानी थी, तो उसने कहा कि बच्चे की तबीयत खराब है, तो पड़ोसी से चलो पूछ लेते हैं, वो भी तो डॉक्टर साहब हैं। पत्नी ने कहा भक वो वाले डॉक्टर थोड़ी नहीं है। तो ये बात होती है कि स्वास्थ्य एक डॉक्टर वाला होता है, और एक हम लोगों की डॉक्टर वाला, जो संजय राम कहा करते थे, उनके वाले में चंद्रबिंदु नहीं है, वो डाकू वाले हैं, और हम लोग उपाधि वाले हैं, हम लोग डॉक्टरेट वाले हैं। एक स्वास्थ्य केवल शारीरिक वाला देखता है, एक केवल देखता है बीमारी वाला, एक देखता है केवल दुर्बलता वाला, और दूसरा वाला देखता है जो पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को देख पाता है, जो देखता है स्वास्थ्य को स्वस्थ की दृष्टिकोण से, यानी स्वयं में स्थित होने के दृष्टिकोण। वो देखता है
कि प्रत्येक चीज अपने आप में जैसी होनी चाहिए वैसी है या नहीं है। उसमें व्यतिक्रम है कि उसमें एक समानुपातिक्रम है, वो सम पे चल रहा है या वो विषम पे। विषम वाला देखता है दूसरा वाला डॉक्टर, सम पर देखता है समाज वाला डॉक्टर, जो ये देखता है कि हम सब चीजों को एक लय, एक ताल, एक राग पर लेके चले। समंदर तब बड़ा अच्छा लगता है जब एक लय, एक ताल में उसकी लहरें हमारे पास आती है। डर तब लगता है जब बहुत तेजी से कोई सुनामी आ जाती है। स्वास्थ्य का यहां पर एक सम होने का भाव कि जो जैसा है उसमें वह उपस्थित हो जाए, वहां से ही यह आता है। दर्शन के विद्वानों के साथ में अगर दार्शनिक संप्रदायों से बात ना किया जाए तो शायद उनकी तरफ से भ्रिकुटी का थोड़ा टेढ़ापन आना शुरू हो जाएगा। जब भी हम लोग दार्शनिक व्याख्या में सृष्टि के क्रम की बात करते हैं, पहला प्रश्न तो आता है कि मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न आ जाता है मैं कहां हूं, मैं कहां से आया हूं। पहला मैं, दूसरा मेरी प्रकृति, जिसे हम यह भूमि, यह राज्य, यह राष्ट्र, यह पृथ्वी, यह ब्रह्मांड भी कह सकता हूं। यह ब्रह्मांड भी आया तो कहां से आया? पहला ही प्रश्न। बड़ी अच्छी सी एक पुस्तक लिखी थी गार्डर ने, जस्टिन गार्डर ने, जब वो दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे और वो देखा कि उन्होंने कि लोगों के मन कुछ अध्यापन में कम लग रहे हैं, तो उन्होंने एक दिन छात्रों से पूछा कि आप लोगों का मन सबसे ज्यादा लगता किसमें? तो छात्रों ने कहा कि हमें उपन्यास पढ़ने में ज्यादा मजा आती है। अब के जमाने में लोग नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज भी कह सकते हैं, बट डजंट मैटर। यानी कि जहां पर थोड़ा सा रहस्य और रोमांस हो, जहां पर थोड़ी सी कथानक हो, जहां पर थोड़ा सा घटनाक्रम हो, वो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। जस्टिन गार्डर ने इसी को सोच करके पूरे पाश्चात्य दर्शन के दार्शनिक समस्याओं को एकत्रित करके एक पुस्तक लिख दी, सोफी का संसार। सोफी उसने एक बच्ची का नाम रखा है, और आप लोग तो फिलोसोफिया में आप जानते हैं कि सोफिया का मतलब अपने में होता है ज्ञान या बुद्धि, और फिलो का मतलब प्यार। जो बुद्धि या ज्ञान से प्यार करता हो वो फिलोसोफिया। सोफी का संसार उन्होंने पूरा उपन्यास के दृष्टिकोण से रखा। प्रश्न उन्होंने वही रखा है, वही अरस्तु सुकरात से लेकर के नए कांट और हमारे सार्त्र तक वो जाते हैं, लेकिन उन्होंने वह एक स्टाइल रखी, उन्होंने कहानी। उसी तरीके से दर्शन शास्त्र में भी जब योग की बात आई, जब जुड़ाव की बात आई, जब सबको एकत्र करने की बात आई, तो सबसे पहले आया किसका किससे। जैसे अभी तो एक गूगल मीट ने हमारा और आप सबके साथ में एक योग करा दिया, और इसकी शुरुआत सबसे पहले जब रमेश जी ने यह प्रोग्राम रखा तो इन्होंने अपने प्रतिभागियों से एक फॉर्म भरा के योग करा दिया। फिर उन्होंने एक विषय रखा, उस विषय ने सबको आपस में जोड़ दिया। योग में देखिए तो कितने चीजें युग्मित होती चली जा रही हैं और एक दूसरे से जोड़ती चली जाती है। अगर देखें तो सबसे पहले तो योग मेरा और अन्य जितनी भी चीजें हैं, पहला तो मेरा मुझसे योग होना, मेरा मुझसे योग होना। मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं और जो बोल रहा है क्या दोनों अलग अलग है क्या? मैं बोल रहा हूं, मैं ही अपने आप को कह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, यानी मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि जो बोल रहा है वो मैं हूं। यानी पहली बात तो मेरा मुझसे जुड़ाव हो। फिर जैसा कि शुरुआत में बोला संयोजक ने कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर मैं सबसे बोल रहा हूं, फिर मेरा उन सबसे जुड़ाव हो। ये तो एक व्यवहारिक जगत की बात है कि योग मेरा और अन्य से। अब ये जो अन्य मतलब यहाँ मानव जगत है, इस मानव जगत के बाद भी तो ये मानव जगत अपनी एक प्रकृति में है। उस प्रकृति से हमारा योग है कि नहीं है? उस प्रकृति से जिन जगहों से हम लोग जुड़े हैं उनसे हमारा कोई युग्मित संबंध है या नहीं है, जिसको हम लोग सामान्यतः कहते हैं मैं और मेरी पृथ्वी, जहां पे मैं रहता हूं।
अब मैं और मेरी पृथ्वी भी जहां है, उसका उस जहां में जहां वो है उससे उसका योग है या नहीं है। मैं, मेरी पृथ्वी और पृथ्वी की पृथ्वी या ब्रह्मांड, इन तीनों का आपस में योग है। और ये योग कैसा? स्वास्थ्य का मतलब सम, सम का मतलब सब स्व में स्थित होना। सांख्य दर्शन कहता है कि प्रलय कब होता है और विकास कब होता है। जब सब सम पे रहता है तो सारी चीजें स्थिर रहती हैं, अपने सूक्ष्म भाव में रहती हैं। मैं थोड़ा सा फिर भटकाता हूं आपको। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय से, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो अमरकंटक के पहाड़ियों और वादियों में बसा हुआ है, जहां से सांख्य दर्शन के पिता कपिला आश्रम रहा है, और जिन्होंने भारतीय भौतिकवाद, जिन्होंने सबसे पहले तत्वों के माध्यम से इस पूरे सृष्टि की व्याख्या की, जिन्होंने 25 तत्वों के योग से इस समस्त विश्व की व्याख्या कर दी, जहां से लौकिक दर्शन की एक व्यवस्थित शुरुआत होती है, मैं वहां से जुड़ा। मैं उस भाषा में, जिसको आप लोग एक तो कहते हैं जो हमारा सांस्कारिक दर्शन है, जिसको आप लोग शास्त्रीय दर्शन कहते हैं, और दूसरा एक लोक दर्शन है जिसको हम लोग आजकल की भाषा में जनजातीय दर्शन भी कर देते हैं। आप लोग के इतिहास में एक आर्य और अनार्य शब्द है, मध्यकाल में नागर और ग्रामीण भी होता है। दो तरह की यहां पर आपने बॉलीवुड और हॉलीवुड में तो बहुत गाने सुने होंगे, लेकिन जब आप लोग अपने संयोग से अपने मांगलिक कार्यों में जुड़े होंगे तो वहां भी जो गाना सुना होगा उसके लय राग ना तो बप्पी लहरी के हैं ना तो अरमान मलिक के हैं, उसकी लय और राग हमारी दादी और नानी के पास ही है, लेकिन है, और वो उतना ही वजूद रखता है जितना हमारे आज के एल्बम वजूद रखते हैं। जैसे हमारे आज के शास्त्रीय दार्शनिक संप्रदाय वजूद रखते हैं एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए, वैसे ही वह लोक दर्शन भी हमारे लिए उतना ही वजूद रखता है। मैं उस तरफ आपको लेके चलता हूं और इस तरफ बात करता हूं। मैं थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए कि आप लोगों के पास हमारी बातें ठीक से जाएं और इंटरनेट की व्यवधान ना हो, कम्युनिकेशन में हो सकता है कि चलता है, मैं कभी कभी कैमरा बंद कर दूं कि जैसे आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो। मैं आप लोगों को ले चलता हूं उस तरफ कि एक तरफ तो जब हमारे पास षड दर्शन, जिसको मध्वाचार्य ने नाम दे दिया षड, जबकि ये अलग अलग एक संप्रदाय, और इन सब ने ये कोशिश की कि कैसे एक पृथ्वी और ब्रह्मांड तीनों में एक हो सके, एक सम हो सके। योग का मतलब आप लोगों ने 7 दिनों में हो सकता है कि आसन प्राणायाम की बात की हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसकी बात कदाप में नहीं करूंगा, क्योंकि ये आप जानते हैं, और ये जानना हो सकता है कि आपके लिए बहुत छोटे स्तर की बात हो, क्योंकि ये तो फिजियोथेरेपी वाला और आप पीटी के रूप में भी जान लेते हैं। इसका माध्यम तो ये केवल आपको एक ऊपर तक ले जाता है। आप लोगों ने सोपान और मार्ग में शब्द में अंतर जाना होगा। सोपान कहते हैं सीढ़ी को और मार्ग कहते हैं रास्ते को। सीढ़ियां आपको एक के बाद एक ऊपर ले जाती हैं, लेकिन एक स्थित बाद छत के बाद वो कहीं ले नहीं जाती, और मार्ग आपको मंजिल तक ले जाता है। ये जो आसन और प्राणायाम है ये सोपान है, ये मार्ग नहीं है। योग एक मार्ग है जो आपको मंजिल तक ले जाता है। आसन और प्राणायाम के तो जो विभिन्न है, आप उसकी मैं अभी एक पैराग्राफ में उसकी थोड़ी सी बातें कर लूंगा। आपको मैं ले चलता हूं उस तरफ जिस ओर सांख्य और योग का वह प्रारंभिक रूप, जिसकी ओर आपकी दृष्टि जाए और आप जान पाए कि कहां से योग हमारे पास आया और किस प्रकार से ये हमको, इस पृथ्वी को एक साथ एक लय में ले चलने की कोशिश करता है। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हम लोग इस ओर चर्चा करते हैं। जो योग दर्शन की पुस्तकें हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी पुस्तक का नाम है तो वो आता है योग सूत्र, और योग सूत्र की पुस्तक में काफी विस्तार से योग के क्रियात्मक पक्ष को प्रस्तुत किया गया है।
क्रियात्मक पक्ष की को व्याख्यात करने की जरूरत नहीं है, यानी जो हाथ पांव मन को हिला करके जो हम लोग कार्य करते हैं उसको क्रियात्मक पक्ष इन्होंने बोल दिया है। योग सूत्र में काफी विस्तार के साथ योग के क्रियात्मक पक्ष पर लिखा गया है। यह यौगिक क्रिया ध्यान लगाने की औपचारिक कला, मानव की आंतरिक स्थिति में परिवर्तन लाने और मानव चेतना को पूर्ण रूप से अंतर्मुखी बनाने के लिए करने से संबद्ध है। ध्यान देने की बात है कि यौगिक क्रिया ध्यान लगाने की औपचारिक कला, मानव की आंतरिक स्थिति में परिवर्तन लाने और मानव चेतना को पूर्ण रूप से अंतर्मुखी बनाने से संबद्ध थी। यानी कि ये आंतरिक स्थिति, अंतर्मुखी यानी बाहर से अंदर की ओर लाने के लिए वह प्रतिबद्ध थी। मेरे स्क्रीन पे प्रोफेसर राव सर का ज्वाइन का मैसेज आ रहा है। मैं केवल उनको प्रणाम करने के लिए अपनी बात को रोका। अगर रजवंश सर तक मेरी आवाज जा रही है तो मेरा प्रणाम, प्रबोध मिश्रा का प्रणाम वह स्वीकार करें। मैं अपनी बात को इसी क्रम में आगे बढ़ता रहूंगा। अंतिम में सर से अभिवादन इत्यादि होंगे। जो योग सूत्र के ग्रंथ थे, उन ग्रंथों में बताया गया कि किस प्रकार ज्ञानेंद्रियों को ज्ञानानुभूति वाले पदार्थों से हटाकर निष्क्रिय बनाया जाता है, जिससे उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को उलट दिया जाए और वे अंतर्मुखी स्वरूप वाली बन जाएं और लगे कि इस आंतरिक अंग से ही ये प्रस्फुटित हुई हैं। इस प्रकार आगे चलकर मन की क्रिया, जिसमें सभी कार्य बाह्य जगत के प्रभाव पर निर्भर हैं, रोक लिए जाते हैं और इनका पूरा ध्यान आत्मा पर केंद्रित हो जाता है। और अंत में यह बताया गया है कि किस प्रकार लीन होने की अंतिम चरण में विचार और इसके लक्ष्य पूर्णतया समरूप हो जाते हैं। योग क्रियाओं को नियमित रूप से करने पर हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से उपजने वाली बाधाएं, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान तक पहुंचना इतना कठिन बना देती हैं, सफलतापूर्वक दूर हो जाती है। जब ध्यान लगाने की क्षमता इतनी उच्च स्तर तक या गहराई तक पहुंच जाती है कि बाह्य वस्तुओं की ओर विचारों का भटकना संभव नहीं रहता, जब मन भी भटकना बंद कर देता है, तब आत्मा और बाह्य जगत के पदार्थों के बीच मूलभूत भेद का ज्ञान सहज फूर्त रूप में उद्घाटित होता है और इसके साथ ही मानव प्रयत्नों का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यानी कि जब तक, या संक्षेप में, भौतिक जगत की ओर से चेतना पूरी तरह विमुख हो जाने और स्वयं जीव पर इसके केंद्रित हो जाने के साथ ही यह जीव इस भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बंधनों से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे हाथ में आपने रस्सी बांध दिया और हमारे हाथ की रस्सी खोल दिया तो अब रस्सी और मेरे हाथ अलग अलग हो गए। अगर संजय सर की अनुमति हो तो रजवंश सर से एक बार सभी लोग प्रणाम कर लिया जाए। सर इस समय हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। प्रणाम सर। जी मिश्रा जी नमस्कार। मिश्रा जी नमस्कार, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। सर सादर प्रणाम। और हम लोग यह स्वार्थ नहीं छोड़ पाए कि आपसे बिना प्रणाम किए हम लोग अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते रहे। अब आप आ गए हैं तो हम लोगों को और अच्छा लगेगा कि योग में एक कड़ी और युग्मित हो गई है। आपकी अनुमति हो तो हम लोग बिल्कुल सर। आगे। अब तो राजयोग अब तो अपने साथ में राजयोग भी जुड़ गया ना सर। अभी तो केवल संजय दृष्टि जुड़ी थी, अब राजयोग भी आ गया। सर सादर धन्यवाद। हम लोग अपनी बात को आगे सर की अनुमति के साथ में आगे बढ़ाते हैं कि जहां तक हम लोगों ने बात किया था उसको संक्षेप में कहें
तो भौतिक जगत की ओर से चेतना के पूरी तरह विमुख हो जाने और स्वयं जीव पर इसके केंद्रित हो जाने के साथ ही वह जीव इस भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मुक्त का मतलब यहां पर यह फिर से रुकने की बात है कि मुक्त का मतलब दोनों का अलग हो जाना नहीं है। जब तक आपने देखा होगा कि पानी की बूंदें, अभी बारिश का मौसम, मानसून आ चुका है, तो गोरखपुर में भी है और थोड़ा बहुत छींटा यहां भी आ रहा है। आंधियों के साथ बूंदें कितनी दूर दूर तक जाती रहती हैं, कितनी दूर तक पानी सड़कों पे नालियों में बहता रहता है। क्यों भागता रहता है पानी? छोटी नाली से बड़े नाला में, बड़े नाला से नदियों में, नदियों से और बड़े में जाता कहां है? ये किस बंधन से मुक्ति पाने के लिए भाग रहा है? जब ये सागर तक पहुंच जाता है, जब सागर में ये मिल जाता है, तो अपने बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब ये स्वयं में पहुंच जाता है। जब तक ये स्वयं में नहीं है, तब तक उसके अंदर भाग दौड़ मची हुई है, तब तक ये भाग रहा है जब तक ये अपने आप में नहीं पहुंचता। हम बंधन में तब तक हैं जब तक अपने आप में नहीं पहुंच रहे हैं। जब हम बहिर्मुख से छूट जाते हैं तो हम अंतर्मुख की ओर जाते हैं। हम बंधन से कोई दूसरे नहीं होते हैं। अंतर में जो हम थे, अहम ब्रह्मास्मि का बोध या आत्म का बोध, प्रकृति का बोध, ब्रह्मांड का बोध जब होता है, तभी हमारा बंधन हमसे मुक्त होता है। एक थोड़ी सी कहानी की तरह लेके चलते हैं। ये जो क्रिया की बात हमने कहा, और शुरू में हल्की सी बात की थी आर्यों की, अनार्यों की, वैदिक और अवैदिक की। अगर ये सही हो, बहुत से तो ऐतिहासकार और दार्शनिक अभी इस मत पे सहमत नहीं है कि वे आर्य बाहर से आए, कि अगर ये जो एक परिकल्पना है, अगर ये सही है कि आर्य बाहर से आए, नहीं भी आए तो एक ही जगह पर कितनी संस्कृतियां हैं। यहां पर जो भी हम लोग इस समय, हमारे पास 30 लोग जुड़े हुए हैं, अगर सबकी भाषा देखी जाए तो क्या एक ही तरह से है? क्या खड़ी बोली में हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन जब अपने अपने घरों में हम लोग बात करते हैं तो हमारी जो टंग है, जो हमारी पिच है, जो हमारी शब्द हैं, वो निश्चित है कि थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है। इसके बावजूद हम लोग यहाँ पर एक भाषा में बात कर रहे हैं। निश्चित है कि इतने बड़े भारत को एक देश नहीं, उपमहाद्वीप बोला जाता था। इस उपमहाद्वीप में एक ही भाषा, एक ही वेश, एक ही चीज तो नहीं रही होगी। बाहर से आर्य आए कि नहीं आए, अनार्य यहीं के थे कि नहीं थे, इसकी बात छोड़ दी जाए, निस्संदेह यहाँ अनंत संस्कृतियां रही होंगी। इस एक पृथ्वी पर अनेक प्रकार की सभ्यताएं, संस्कृतियां रही हैं, और उसमें आपस में योग संयोग होता रहा है। अब ये बात करें कि ये जो यम नियम आसन की सबसे अंतिम कड़ी है समाधि, और समाधि लगाने के लिए ध्यान की जरूरत है। ये ध्यान की परंपरा हमने हड़प्पा में तो पाई, हमने मोहनजोदारो में तो पाई, हमने मिस्र के गीजा में तो पाई, लेकिन जब हम वैदिक संस्कृति पढ़ रहे हैं तो वहां पर हम योगी की मूर्ति नहीं पाते। वहां पर हम अरुण वरुण यम इनकी तो पाते हैं, वहां पर हम रुद्र को पाते हैं, लेकिन हम योगी की मूर्ति वहां पर नहीं पाते। यानी जो ध्यान लगाने की मूर्ति है, ये कहीं ना कहीं से जब संस्कृतियों का मेल मिलाप हुआ तो वहां से वहां पर गई हुई है। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर लोक संस्कृति थी, जो यहाँ पर देशज संस्कृति थी इस भारतीय उपमहाद्वीप पर, उसने नागर सभ्यता की ओर इस योग को दिया हुआ है। वहां पर जो हमारी शास्त्र सम्मत थी, जो हमारे शेष संप्रदाय थे, हम चाहे न्याय की बात करें, चाहे वेदांत की बात करें, हम चाहे बौद्ध जैन की बात करें, जब ये आप बौद्धों में भी देखिए, संयोग से कुशीनगर संजय जी ले गए, वहां पे स्तूप बने हुए हैं, वहां पर उनके बैठने की बातें हैं। 6 सदी ईसा पूर्व भी हमें मिलता, लेकिन कहाँ मिलती? पाली और प्राकृत में मिलती है। हमें कहाँ मिलता है? अपने लोक और जन में मिलता है। कहाँ मिलता है? हमें हमारे गण में मिलता है। हमें मिलता है, अगर यह ध्यान की मूर्ति हमें मिलती है, समाधि की मूर्ति, तो हमें मिलता है ये हमारे लोक दर्शन। अर्थात यह जो आसन
प्राणायाम जिसकी हम लोगों ने 7 दिन चर्चा की होगी, इसके मूल को हमें एक बार देखने के लिए अपने लोक दर्शन, जन दर्शन को, गण दर्शन को भी देखना जरूरी होता है। अगर हम कहें, अगर इसी बात को हम थोड़ा सा और कहानी की तरह आगे बढ़ाते हुए कहें तो कह सकते हैं कि जो भी अर्ध असभ्य जातियां वैदिक से या समुद्र जातियों से मिल रही होंगी, इन्हीं लोगों से एक शांत प्रतिमा या एक ध्यान लगाने की प्रवृत्ति ऊपर आई। कह सकते हैं कि निचले स्तर की सभ्यता में सदा से लोगों का दृढ़ विश्वास उन प्रेत व्यक्तियों की वास्तविकता में रहा है जो मानसिक उद्वेग या मादक द्रव्यों के प्रभाव से रुग्ण या शिथिल हो जाते हैं। उपवास रखने, जप तप करने, मादक द्रव्यों का सेवन करने और असाधारण आनंदातिरेक की स्थिति में आलाने के अन्य तरीके अपनाने का एक प्रमुख कारण यह कि रोगी भूत प्रेत को देख सके, उनके आध्यात्मिक ज्ञान यहां तक कि सांसारिक शक्ति को भी प्राप्त कर सके। आपने जब यह जो उमस वाला मौसम है, बहुत ज्यादा चेचक वगैरह फैलना शुरू हो जाता है, और एक पढ़े लिखे बस्ती में भी आप लोग देखे होंगे कि चौराहों पर कुछ फूल पत्ती और वो पूड़ी वगैरह बना करके इस समय खूब, जिसको सब लोग कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, चलाना, वो लाके जाके छोड़ आते हैं। जब इस तरह के संक्रामक रोग फैलना शुरू हुए, चाहे वो हैजा हो, चाहे वो प्लेग हो, चाहे वो चेचक हो, तो आपने देखा कि लोक संस्कृति में एक ये माना गया कि ये विभिन्न प्रकार के टुटके हैं। वो शीतला माता की पूजा करना, ये इनकी पूजा करना, यानी स्वास्थ्य के लिए उन्होंने, जिसको आज आप वायरस या बैक्टीरिया कहते हैं, एक पता नहीं कौन सा वायरस लगा के चला गया वो पूना वाला, भगवान जाने कि उसने सही सही पकड़ पाया था कि नहीं पकड़ पाया, लेकिन अब वो खरबपति हो गया और कहीं इंग्लैंड में बसा हुआ है, और पता नहीं कैसे वो हार्ट अटैक सा होता जा रहा है लोगों को कि जिम करते, डांस करते लोग गिरते चले जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे लोक संस्कृति में लोगों ने भूत प्रेत के नाम पे आज उसका हमने गलत अर्थ लगा दिया है कि भूत के पैर उल्टे होते हैं। ये हमारे टोने टुटके भूत प्रेत के जो नाम थे वो सब उन बैक्टीरिया, उन वायरस के नाम को खोजा था। उनको खोजा था कि कैसे इनको हम, आखिर एक जब बुखार होता है तो बुखार अपने में कोई रोग नहीं होता, वो जब आपके अंदर कोई गलत बैक्टीरिया आती है तो आपके अंदर के जो व्हाइट सेल हैं उनको मारने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी आपकी शरीर खुद उससे लड़ने के लिए तैयार होती है। अगर आपकी शरीर को इतना मजबूत बना दिया जाए कि वो उस बैक्टीरिया से लड़ ले, आपको बाहर की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आज के डॉक्टरों ने सीखी कहीं वहीं से थी, जिसने अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, स्वास्थ्य को पूरा करने के लिए अपने आसन, प्राणायाम, मादक द्रव्य, जिसको आज के तारीख में हमने सुरा का रूप दे दिया, उसकी जरूरत थी। और उस समय इस तरह के चीजों को दे करके अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, मैं उसका कोई प्रचारक नहीं हूं कि मैं मद्य का प्रचार कर रहा हूं, मैं केवल संकेतक हूं। मैं संकेत कर रहा हूं कि ये जो योग का आया कल्पना, जिसको हम लोग केवल पातंजल से देखते हैं, पातंजल जी ने भी निस्संदेह अपनी बातें जो 1400 ईसा पूर्व के आसपास से चीजों में आई, निस्संदेह उन्होंने भी लोक संस्कृति से इस बात को लिया। लोक संस्कृति ने इस बात को कैसे लिया, कौन सी चीज खाएं कि हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद होगी। एक आप लोगों ने मिल की विधियां पढ़ी थी, जिसमें अन्वय विधि, व्यतिरेक विधि, अन्वय व्यतिरेक सामान, इस तरह से 5 आपने कारण और कार्य को देखा था। उसी तरीके से जो हमारी जन संस्कृति थी, उसने ये अंदाजा लगाया कि जो चीज जिस आकृति की होती है वो उस तरह के चीजों के लिए फायदेमंद होती है। आपने अखरोट देखा होगा, अखरोट की डिजाइन याद कर लीजिए और आप मस्तिष्क की डिजाइन को याद कीजिए। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के चीजों को उन्होंने देखा और शरीर के विभिन्न जो हमारे अवयव थे, अंग थे, उनसे तुलना किया और एक ये अनुमान लगाया कि फला जड़ी बूटी, फला वनस्पति, फला चीज
इसलिए हमारे लिए फायदेमंद होगी। यह किसके लिए थी? व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए। और जब तक व्यक्ति स्वास्थ्य पूर्ण नहीं होगा तब तक आगे नहीं चलेगा। चारवाकों का चर्चा किए बिना जन दर्शन अधूरा रह जाता है। जो कहता है, बड़ी हंसी की बात आती है कि यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम। जब तक जियो सुख से जियो, भले घी लेकर कर्ज लेकर के घी पियो। हम लोग 30 लोग जुड़े हैं। हम लोग अभी आपस में 1 घंटे की दोस्ती के बाद एक दूसरे से 5,000 रुपए मांगेंगे। कलेजे पे हाथ रख के कहिए कितने लोगों को 5,000 रुपए दे पाएंगे। ऋण लेकर के घी पीना इतना आसान नहीं है जब तक कि आपस के संबंध सम पर ना आ जाए। इसमें से 1-2 लोग उनको देंगे जिनके आपस में संबंध सम पर होंगे, अन्यथा 2 रुपए भी देने वाला कोई नहीं मिलेगा आपस में। ऋण लेकर के घी तो हम पीते रहेंगे, ऋण पाएंगे कहां से? जब तक कि हम अपने प्रकृति से एकाकार नहीं हो जाएंगे। जब हम इन 2-3 लोगों से जिनसे मेरा एकाकार है, मैं 1 नहीं 1 लाख कहता हूं तो आ जाता है, और जब एकाकार नहीं है तो 1 भी नहीं आता है। जब हमारा एकाकार नहीं है, जब सम नहीं है, तो प्रकृति से ले कैसे सकते हो? प्रकृति में स्वस्थ रह कैसे सकते हो? यह जन दर्शन ये सिखाता है कि इस प्रकृति में जो एक प्रकृति है, जो एक स्वास्थ्य है, प्रकृति और स्वास्थ्य में जो एक शब्द है, इसको वो आइडेंटिफाई करता है। बहुत बढ़िया संपत सरल जी ने एक कमेंट किया था कि भारत में इस समय स्वच्छता मिशन भी चल रहा है। स्वच्छ भारत का जो लोगो है वो गांधी जी का चश्मा है। अब देखिए निगाह कैसी कैसी व्यंग्यकारों की पड़ती है। कहता है गांधी जी के चश्मे में स्वच्छ भारत लिखा है। एक तरफ स्वच्छ लिखा है, एक तरफ भारत। जिधर स्वच्छ लिखा है उधर भारत नहीं लिखा है, जिधर भारत लिखा है उधर स्वच्छ नहीं लिखा हुआ। वैसे ही एक पृथ्वी और स्वास्थ्य तो हमें दिख रहा है, एक शब्द हमें नहीं दिख रहा है कि पृथ्वी और स्वास्थ्य ये दोनों एक ही हैं। जब पृथ्वी और स्वास्थ्य यानी पृथ्वी ठीक रहेगी तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो पृथ्वी ठीक रहेगी। स्वास्थ्य का मतलब यहां पर जो एकदम शुरुआत में ही कहा था, स्वयं में लीन रहना, स्वयं में स्थित रहना, जो है उसी रूप में आ जाना। हमें आपको तनाव कब होता है? अभी तो 12:30 बजा है, अभी तनाव नहीं हो रहा है क्योंकि जो चीज जैसी है वैसी ही चल रही है। लेकिन जब ये 12:55, 1:05, 1:10 होने लगेगा, हम तनाव में आ जाएंगे क्योंकि अब जो जैसा था वैसा नहीं रह गया है। हम जब अपने लय पर चलते हैं तो बिल्कुल तनावहीन रहते हैं। स्वास्थ्य तब है जब हम अपने लय पर रहे, अपने स्व पर रहे। स्व हमें सिखाता है कि हम अपनी प्रकृति पे रहें। प्रकृति का मतलब यहां पर वो वाला नहीं जो मनाली में जाके अपने पीछे फोटो खींच के हम लोग फेसबुक पे लगाते हैं। प्रकृति का मतलब वो नहीं है कि जो हम बढ़िया बढ़िया सीन लगा करके गाना गाते हैं, रील बनाते हैं। प्रकृति का मतलब हमारे अपनी स्वभाव है। प्रकृति का मतलब हमारा अपना खुद के गुण और धर्म है। हमारी गुण धर्म जब अपने स्व में रहेंगे तभी हमारा बहुत एक बार बात की बात में ऐसे ही आया था। हम लोगों ने अपने में फिलॉसफी में पढ़ते हुए एक पढ़ा कि पहले तो टीवी में सुना था, आप लोगों से एक बार चर्चा किया था। एक मैट्रेस का प्रचार आता था, गद्दे का, सोना है तो जाग जाओ। चौकीदार भी कहता था जागते रहो। अरे जब जागना ही था तो तुम्हारी क्या जरूरत थी वहां पर? और वो गद्दे वाले ने भी कहा सोना है तो जाग जाओ। जब जाग जाऊंगा तो सोऊंगा कैसे? यहां तक तो डर नहीं लगी थी। फिर संजय बाबू ने फिलॉसफी में चर्चा किया, सर फलाने फिलॉसफर कहते हैं जीना हो तो मर जाओ। अरे जी सोना है तो जाग जाओ, चलो जागने के बाद दोबारा सो सकता हूं। जीना है तो मर जाओ। मरने के बाद अभी तक तो साइंस नहीं आया कि हमको दोबारा ला सके। बड़ी डर सी लगी, लेकिन फिर लगा कि ऐसा फिलोसफर्स ने क्यों कहा कि जीना है तो मर जाओ। एक सिंपल सा उसने एग्जाम्पल दिया कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस जगत पर, इस संसार में कोई भी चीज शाश्वत और अमर नहीं है। समाप्त तो उसको होना ही होना है। अब तो धान की खेती का शुरू हो गया है, अब बेहन लगना शुरू हो गया है। एक धान की कण
दाना जो कहीं बेहन के रूप में लगा है, अब वो छोटे छोटे हरे निकल आए होंगे और वो खेत में लगेगा। वह एक धान का दाना जो अपने आप को समाप्त करेगा, 4 महीने बाद कितने नए धान के रूप में पैदा होगा। जीना है तो मर जाओ, एक धान मर के 100 धान के रूप में जिंदा हो जाएगा। हमें अपनी प्रकृति को, यानी कि हमारी जो बाह्य परिवेश है, जो हमारी बाह्य रूप है, जो शुरुआत में ही बात आई कि बाह्य से छोड़ो, हम लोग इसमें परेशान रहते हैं। संयोग अच्छा रहा कि हम लोग जितने लोग यहाँ पे रहे, किसी ने ना तो अपने बालों को देखा, ना तो किसी ने अपने कॉलर को देखा। हम परेशान होते हैं। कभी कभी आप लोग वीडियो शादी उदी में देखिए, अपने सूट ठीक करते हुए, अपने चश्मे ठीक करते हुए, अपने बाल ठीक करते हुए, हमें लगातार बाहर की चीजें परेशान करती रहती। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चा। मेरा भी एक फ्रेंड IAS है बिहार कैडर में, कल फोन आया कि चाहे जैसे हो बेटे का एडमिशन करा दीजिए, बहुत टेंशन है। मुझे लगा, हम लोग सोचते हैं कि IAS है, इसको सब बढ़िया, ये भी टेंशन में है। क्यों टेंशन में है? क्योंकि वो बाह्य से अपने आप को जोड़ के बैठा हुआ है, प्रकृति से नहीं अपने आप को जोड़ा हुआ है। अपनी प्रकृति और स्व दोनों को एक समझ लिया जाए। उस दोनों को जब हम एक समझ लेंगे तो फिर हम निस्संदेह एक अंतरराष्ट्रीय या जो 11वां एकादश, इसमें भी संयोग से एक लगा हुआ है। पिछली बार तो दशम होता, एक ना आता, इस बार वाले में एकादश में एक यहां भी आ गया है। यह निस्संदेह एक हमको मौका देता है कि हम अपने स्व को जाने। हम यह जाने कि जो बाहर है वही हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है। जब हम उसमें लीन होते हैं, निस्संदेह हम एकत्व की ओर जाते हैं, और यही एकत्व योग की सही अर्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और हम लोग इस लायक होते हैं कि हम यह समझ सकें कि हमें सही में ध्यानस्थ कहाँ होना है। हम प्रकृति को अपने बाहर न ढूंढें, हम प्रकृति को अपने अंदर देखें, अपने में नहीं, अपने को ही प्रकृति जाने, प्रकृति को ही स्व जाने, और इस स्व में रह करके अपने को भी स्वस्थ रखें। और जब जब हम स्वस्थ होंगे, निस्संदेह प्रकृति भी स्वस्थ होगी। यह नाभिनालबद्ध संबंध ही हमें इस असीमित अनिर्वचनीय ब्रह्मांड में निस्संदेह रहने का, पढ़ने का अवसर देगा। जो आप लोगों से समय हमने रखा था कि हम लोग आधे घंटे वार्ता करेंगे, लगभग 35 मिनट हमने आपसे वार्ता किया। और बहुत बहुत धन्यवाद कि बीच में हम लोगों को कहीं कोई व्यवधान नहीं हुआ, कोई प्रश्न नहीं। लेकिन अब अपनी बात को बढ़ाने के लिए अब मंच को दोनों ओर दे दिया जाता है। अभी तक तो वन वे चल रहा था, जिसको हम लोग कभी कभी व्यंग में एक लाभ प्रलाप भी कह लेते हैं। अब संजय तिवारी जी संचालन कर रहे हैं। मैं माइक उनके तरह इस धन्यवाद के साथ में कि संयोग रहा कि टेक्निकल कोई व्यवधान नहीं हुआ, हम लोग अपनी बात रख सके, और हम लोग अब 2 पक्षीय वार्ता के लिए अपने समय का उपयोग कर सकते हैं। और डॉक्टर संजय कुमार तिवारी। संवाद के लिए, प्रश्नों के लिए, जिज्ञासाओं के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। किसी भी प्रतिभागी के मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई संवाद की ललक है तो आदरणीय सर उपलब्ध हैं और आप सभी आमंत्रित हैं। I would like to invite all the participants to his query or question. हाँ, okay. सर चरण सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, प्रणाम सर। बिल्कुल डॉक्टर जी। सर जी सर कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में आए सर इस पूरे वार्ता में। एक तो बहुत अच्छी तरीके से कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजें सर नहीं आई। सर एक जो लास्ट पॉइंट में आपने कुछ बातें रखी कि आप अपने आप को प्रकृति माने और प्रकृति के को स्वयं माने, यह योग के प्रोस्पेक्टिव से ये कहाँ तक उचित है? एक तो क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है, इन द मीनवाइल बिटवीन प्रोसेस आपने कुछ तो बच्चों को माना, उसके बाद कुछ जैसे मान लीजिए आदि जनजाति सभ्यताएं और बाकी सारी
उनको आपने थोड़ा सा कहा कि वो लोअर ग्रेड में, अभी उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, लेकिन उससे एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि जैसे कई प्रोसेस में कोई लोग उपवास करते हैं या ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज करते हैं, तो वो अनुमान लगा के यूज करते हैं। ये कहाँ तक सही है? क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अनुमान नहीं लगाते हैं, उनका कंटिन्यूअस प्रोसेस है पीढ़ियों दर पीढ़ियों के, कि इस पत्ती को खाने से इस चीज का उपचार होगा। सो इसको अनुमान लिया जाए या एक्सपीरियंस बेस लिया जाए? और जैसे उपवास का पॉइंट ऑफ व्यू, आपने कहा कि उपवास रखते हैं किसी चीज को खत्म करने के लिए, उनको पता नहीं है। तो सर, जहां तक मेरी जनजातियों का जो प्रोसेस है उपवास का, उनको एग्जैक्टली पता है कि 2 दिन का उपवास रखेंगे तो उससे कौन से बैक्टीरिया किल होंगे अपने आप ही बॉडी के अंदर, 3 दिन का रखेंगे, 6 दिन का रखेंगे तो ऑटोफेजी हो जाएगी, कैंसर सेल्स भी डिवाइड होने लगेंगे, 7 डेज का रखेंगे, तो ये तो उनका प्रोसेस है। तो सर, इसको अनुमान कैसे माना जाए? ये 2-3 क्वेश्चन है सर, प्लीज गाइड करें। थैंक यू। बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय जी। निस्संदेह इसी के लिए ही यह सेशन रहता है, और ये अच्छा भी लगा कि आपने बहुत ध्यान से चीजों को रखा। शिव के नर्तन का चित्र आपके सामने आ जाएगा। अगर शिव के नर्तन का चित्र हम लोग देखें, जिसको नटराज कहते हैं, अगर उस चित्र को देखें और उसके बाद अब आप आइए, जब आप एक एटम के, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के किनारे जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, तो आपने उसके एक चित्र को देखा होगा। उस दोनों को आप सामने पे रखिए, शिव के नर्तन के चित्र को और एटम के जो एनर्जिकल जब एनर्जी पे चलता रहता है उसके चित्र को, तो आप देखेंगे कि जो एटम है, अगर उसके लाइन को बना दिया जाए और मानवीकृत कर दिया जाए तो लगभग उसी तरीके का चित्र बन जाता है। अब यहां पर जो आपने कहा कि प्रकृति को कैसे हम जोड़ सकते हैं, तो जो एक एटम है, जो हमारी एक कोशिका है, जो हमारे एक एक अंग हैं, सब एक दूसरे से जुड़ करके ही एक रूप लेते हैं। आपने ये देखा होगा कि जो मानव की कोशिकाएं हैं और जो हमारे वनस्पतियों में है, जो सेल हैं, ये सब कहीं ना कहीं से एक ही आइडेंटिफाई। हमारा जो बाह्य रूप है वह और जो प्रकृति का बाह्य रूप है वह, ये दोनों अलग अलग नहीं है, अलग अलग केवल और केवल हमारे बाह्य रूप से है। अगर आप इनकी आंतरिक, जिसको हम लोग कहते हैं कि में सूक्ष्म रूप में, वह सब एक ही है, वहां पर कोई भी अंतर नहीं आता है। जब आप अपने ज्ञानेंद्रियों को समेट, जब आप अपने कर्मेंद्रियों को अंदर की ओर ले जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आप भी एक पर्वत की तरह होते हैं, आप भी एक सागर की तरह होते हैं, आप भी एक मरुस्थल की तरह होते हैं। ये एग्जाम्पल है, क्योंकि तब जब बाह्य चीजें हटती हैं तो आपका स्वरूप भी उसी सागर, उसी पर्वत की तरह हो जाता है। हमारा कहने का सेंस यही कि वह जो एक प्रकृति है वह आप में निहित है, और जो आप में है वही बाहर सागर और पर्वत में निहित है। दूसरा जो आपने कहा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, मैं थोड़ा क्वालिफाई क्लियर नहीं कर पाया हूँ। मेरी बात हो जाए उसके बाद अगर यौगिक धनंजय जी, मेरी बात हो जाए उसके बाद आपको पुनः मौका आएगा, ठीक है? थैंक यू, आपने हमारी बात सुनी। दूसरी बात जो अनुमान लगाना है, निस्संदेह जो आपने कहा वही बात मैं भी कह रहा हूं कि शुरुआत में अनुमान किया और उसके बाद पीढ़ियों दर पीढ़ियों वह प्रामाणिक हुआ, सिद्ध हुआ। किनके बीच में? उन जन या लोक संस्कृति के बीच में। हमने उनको केवल ले लिया, हमने उसको देखा नहीं, हमने उनको बस जहां पे देखा, आपने अब इसमें देखा होगा कि पहले बिहार में छठ पूजा हुआ करती थी और कहीं पे पंजाब की साइड में करवा चौथ हुआ करता था। अब तो पता ही नहीं लगता है कि कहाँ पे बिहार है, कहाँ पे पंजाब है। कितने रजवंश सर के बचपन में शायद संतोषी माता नहीं रही होंगी, अब तो संतोषी माता खूब ज्यादा आ चुकी है। ये हमारा ये कहना था कि निस्संदेह पहले अनुमान, उसके बाद लोक में जो चीज पीढ़ियों दर पीढ़ियों परिपुष्ट हो चुकी हैं, तुष्ट हो चुकी हैं, सिद्ध हो चुकी हैं, वहां पर तो सिद्ध है। यहाँ पर हमने सीधे सीधे उसको अडॉप्ट कर लिया, किंतु जाना नहीं। जरूरत जो आपने कहा उसको जानने की है, उसको स्वीकार करने की है, उसके साथ योग जोड़ करके
अपने स्वास्थ्य को और अच्छा करने की है। धनंजय जी, आप कुछ कह रहे थे, अब आप बोल सकते हैं। जी सर मैं यौगिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, जो योग दर्शन है या भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पुरुष और प्रकृति दोनों अलग अलग मैटर है। अगर हम प्रकृति के ही साथ एकाकाश हो जाएंगे तो पुरुष अपनी लिबरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ ही नहीं पाएगा। मेरा ये क्वेश्चन है। एक बात समझो डॉक्टर धनंजय जी, मिश्रा जी ने जो बताया वो प्रकृति, वो इन्नेट, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं इन्नेट, जिसको उन्होंने एक सरलीकरण करके कहा कि स्वभाव। तो हालांकि ये बात जरूर है कि मिश्रा जी की कि यार तुम्हारी हो सकती है, सबकी हो सकती है, कि अपनी प्रकृति को भी पहचानना इतना आसान नहीं है। तो बहुत लोग अपनी प्रकृति को भी नहीं पहचान पाते हैं। जो सांख्य की बात बेटा आप सॉरी आप कह रहे हैं धनंजय जी, वो सांख्य की बात दूसरी है। सांख्य में प्रकृति और पुरुष वो निरीश्वरवादी दर्शन, वो पहला भारतीय और प्राचीनतम दर्शन है जो निरीश्वरवादी है, और प्रकृति और पुरुष है। वो प्रकृति जड़ है और पुरुष चैतन्य है, चेतन है, और दोनों के संयोग से ही ये समस्त सृष्टि का विलास है। समस्त सृष्टि का विलास प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही है, जिसको मैं कम जानता हूँ सर्व सत्कार्यवाद कहा जाता है। और ये चीज और ये दर्शन इस मामले में योग से भिन्न है, क्योंकि योग पतंजलि का वो ईश्वरवादी दर्शन और सांख्य जो है वो निरीश्वरवादी दर्शन। तो वो मिश्रा जी का जो कहना है वो प्रकृति यानी इन्नेट स्वभाव, अपना हमें क्या चीज सूट करती है, और तब वो मिश्रा जी जो इन्नेट कह रहे हैं वो केवल स्वभाव नहीं है। आयुर्वेद में जाओ तो क्या होता है भाई, पित्त कफ और वात, ये भी आपका इन्नेट है, यानी आपकी प्रकृति है। उसकी बात मिश्रा जी कह रहे हैं। यदि आप जानते हैं कि आपकी शरीर जो है वो पित्त प्रधान है या वायु प्रधान है, तो उस हिसाब से आप पथ्य लेंगे, काम करेंगे, चीजों को करेंगे। मैं समझता हूं कि ये सरल रूप में हो गया। आप जो हैं बाबू दूसरी बात कर रहे थे, आप सांख्य में दूसरी बात। अपने वरिष्ठों के रहने का एक और फायदा मिलता है कि प्रश्न के उत्तर के और भी डायमेंशन आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हरवंश सर को। अन्य बातों को भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अन्य कोई प्रतिभागी? तिवारी सर को इनवाइट करिए अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं तिवारी। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रबुद्ध मिश्र सर के प्रति व्यक्त करते हुए, आपके इस अद्भुत, गहन, मूल्यवर्धक, ज्ञानवर्धक, नीतिवर्धक, समाजवर्धक और प्रकृति स्वभाववर्धक अद्भुत व्याख्यान के लिए मैं सर आपके प्रति सादर आभार प्रकट करते हुए, कोई टिप्पणी करने की सामर्थ्य मेरी नहीं है। मैं सिर्फ महाउपनिषद के इस श्लोक को यहाँ उधार लेके आपसे पे कहते हुए मैं पुनः अपने माननीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय अध्यक्ष जी को बुलाना चाहूंगा कि आपने बहुत ही समराइज में एक लाइन में कहा, उसको मैं उधार ले रहा हूँ महाउपनिषद से, कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। शायद ये बात आप कह रहे थे। मैं बहुत ही आदर के साथ आपके प्रति श्रद्धावनत होते हुए आपको प्रणाम करता हूं सर, सादर प्रणाम। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष, कला संकाय के अधिष्ठाता, प्राचीन इतिहास के वरिष्ठ आचार्य
और मूर्धन्य इतिहासविद, जिनका आर्कियोलॉजी पर और बहुत सारी विशेषज्ञता, उनके बारे में ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, आप सभी परिचित हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु तो मैं आदरणीय प्रोफेसर राजवंत राव सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करें। आदरणीय प्रोफेसर राजवंत राव सर। ये आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता और बहुत ही प्रबुद्ध और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग की बिल्कुल अपने मैं महायोगी गुरु गोरक्षनाथ से लेकर और दर्शन शास्त्र विभाग तक मैं आपको देखता रहता हूं मिश्रा जी, और बड़ी प्रसन्नता होती है। और आपके व्यक्तित्व की जो सबसे बड़ी बात है कि वो आपकी प्रसन्न चित्तता, और इतना प्रसन्न चित्त रहते हैं कि ये अनुकरणीय है। और इससे लगता है कि जिसको कहते हैं कि फेस इज ए इंडेक्स ऑफ इनर, तो आपका जो भीतरी चीज है वो भी आप प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे विशिष्ट स्वभाव वाले और हमारे अपने वक्ता डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र जी, और इसके जो संयोजक डॉक्टर रमेश जी और डॉक्टर संजय तिवारी जी, और पूरे विभाग के जो कन्वेनर हैं डॉक्टर संजय राम जी, जो मुझे बहुत ही कम तकलीफ ये सब लोग मिल के देते हैं, बहुत ही कम तकलीफ देते हैं। तो इसके लिए मैं बार बार लोगों से भी प्रशंसा करता हूँ। ये कोर्स पाठ्यक्रम पिछले 15 जून से प्रारंभ हुआ, आज उसका समापन है, और मैं व्हाट्सएप देखता रहता हूँ। बहुत ही सफल आयोजन होता रहा है। जो मिश्रा जी ने कहा ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावशाली, और सबसे बड़ी बात है प्रभावशाली के साथ साथ जो संप्रेषणीय और जो इनका वक्तव्य था जो सबको समझ में आने वाला, क्योंकि दर्शन शास्त्र आमतौर पर बहुत ही एक दुरूह विषय माना जाता है। उसे दुरूह विषय को, क्योंकि इसका मूल ही है तत्व चिंतन, और तत्व चिंतन इतना आसान नहीं होता है, वो भी बिल्कुल मूल होता है, और मूल को समझने के लिए मूलगामी होना पड़ता है। तो मिश्रा जी मूलगामी हैं। तो मैं एक दो बातें मैं और मिश्रा जी के चीजों में मैं जोड़ना चाहता हूं कि ये बात सही है कि कोई भी संस्कृति या सभ्यता एकदम अलग थलग रह के आगे नहीं बढ़ सकती। जो संस्कृतियां आगे बढ़ती हैं वो दूसरी संस्कृतियों से संवाद करते हुए आगे बढ़ती। दूसरी संस्कृतियों से सार तत्व या ग्रहणीय चीज लेते हुए बढ़ती। और किसी भी संस्कृति का जो, जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कि जो प्राण स्रोत है वो लोक ही होता है, लोक प्राण स्रोत। दूसरी बात ये कि योग की परंपरा को मिश्रा जी ने वो हड़प्पा के एक सील में प्राप्त योगी की मूर्ति से किया, लेकिन जो ऋग्वेद है अपना, वो ऋग्वेद भी ठीक ही बताया कि कोई एकहरी संस्कृति ऋग्वेद की भी है नहीं। आप यदि ऋग्वेद को पढ़ें तो उसमें मुंडा भाषा के शब्द मिल जाएंगे, उसमें प्राकृत के कुछ शब्द मिल जाएंगे। तो दूसरी भाषाओं के शब्द मिल रहे हैं, यदि प्राकृत भाषा के शब्द मिल रहे हैं, यदि मुंडा भाषा के शब्द मिल रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि लोक संस्कृति से भी वो एसेंस ग्रहण कर रही है। यानी
लोक संस्कृत भी वैदिक संस्कृत को का संवर्धन कर रही है, को समृद्ध कर रही है। दूसरी बात ये कि ऋग्वेद में स्वयं मुनि यति यानी वात रसना मुनियों का उल्लेख मिलता है, यानी हवा पीते, हवा में उड़ते, मौने से उन्मदित, पिसंगावसत यानी मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए, ये मुनियों का है। तो ये एक तरह का, यदि हवा में उड़ रहे हैं, मौने से उन्मदित हैं, तो ये एक संकेत मिलता है, क्योंकि इस भी मानने में बहुत कठिनाई होती है कि योग की परंपरा बीच में विच्छिन्न हो जाए और एकाएक पतंजलि योग को लेके आए, तो ये थोड़ी सी ये समझना थोड़ा सा कठिन है। इसको जरूर बीज तत्व होगा। जैसे ठीक उसी तरह जैसे बौद्ध धर्म के बहुत सारे तत्व उपनिषदों में मुझे मिलते हैं, माता पिता की सेवा भी मिलती है, अहिंसा भी मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। यज्ञ का विरोध में मिलता है। मुंडकोपनिषद कहता है कि यज्ञ तो टूटी हुई नौका के समान, जिसमें प्रयुक्त होने वाले 18 कितने कर्म जो है वो तुच्छ हैं, वो कोई भवसागर के पार नहीं। और एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी लोग कहते हैं कि बुद्धिज्म इज ए रीस्टेटमेंट ऑफ उपनिषद टीचिंग, यह उपनिषदों का पुनर्कथन बौद्ध धर्म। तो ये तो मैं भी मानता हूं कि बौद्ध धर्म ने अपने तत्व को, बहुत सारे तत्वों को उपनिषद से लेते हुए अब बिल्कुल नई चीज बताई। तो तत्व जो है एकदम कोई चीज ना, जैसे मिश्रा जी ने कहा कि प्रकृति में कोई चीज होती है, उसी का अभिज्ञान लेकर हम उसी कोई चीज नहीं बना देते हैं। जो चीज प्रकृति में नहीं है वो आप नहीं बना सकते। कोई भी नियम वो हम प्रकृति से ही लेते हैं। दूसरी बात ये कि मैं उद्घाटन सत्र में भी थोड़ा सा इस बात पर चर्चा किया था कि जो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है, उस अष्टांगिक मार्ग में भी अंतिम चरण समाधि है। सम्यक सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, और लास्ट में जो है सम्यक समाधि, यानी सभी चीजों का। अच्छा, उसमें भी 8 सोपान है, अष्टांगिक मार्ग में 8 सोपान है, और पतंजलि के योग में भी 8 सोपान। तो बीच में थोड़ा सा दूसरी बात ये कि वैदिक सोसाइटी द्विविध है। एक निवृत्ति मार्गियों का, जिसके प्रतिनिधि मुनि, श्रमण, यति, वैखानस हैं, और दूसरी चीज प्रवृत्ति मार्गियों की, जो देवता हैं, यज्ञ हैं, और ऋषि ये कहते हैं कि तुम मुझे 100 गायों दे, स्वर्ण श्रृंग मंडित गायों को दे दो, 100 पुत्रों को दे, 10 पुत्रों को दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वर्षा कर दो। तो उन्हें संसार चाहिए, और दूसरे को संसार दुख का कारण नहीं चाहिए। इसी की अगली प्रतिनिधि जो है वो अथर्ववेद में मिलते हैं, व्रात्य। व्रात्यों को आद्य सन्यासी कहा गया है, और वैदिक समाज के वो भी बाहर के हैं। तो वैदिक सोसाइटी में भी कुछ लोग ऐसे थे जो परिधि पर या मार्जिन पर थे या हाशिए पर, और अथर्ववेद में भी। अब अंतिम बात मैं कह के मैं अपने वाणी को, मैं मिश्रा जी को धन्यवाद दूंगा कि अथर्ववेद में 2 तरह के भैषज की भी उल्लेख है, जिसको मिश्रा जी ने जादू, टोना वगैरह वगैरह कहा। एक तो है कि युक्ति व्यापाश्रय भैषज, और दूसरा है देव व्यापाश्रय भैषज। तो देव में जो जादू है, टोना है, तमाम चीजों की चीजें हैं, वो आती है। और युक्ति में, युक्ति जैसा कि आप जानते हैं कि तर्कशीलता है,
तो उसमें तमाम जड़ी बूटियों के अर्क और खाना पीना वगैरह वगैरह। तो इस तरह से मिश्रा जी ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से जो अपनी प्रकृति को पहचान, और इसीलिए सभी दर्शन में कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भीतर अपने लौटते हुए अपनी प्रकृति को पहचानो और उसी अनुसार करो। यदि मिश्रा जी जो हैं वो हमारा स्वभाव या संजय तिवारी या रमेश चंद का स्वभाव ग्रहण करेंगे तो परेशानी हो, जिसका जैसा कि वो स्वयं उन्होंने कहा, अपना स्वभाव ही जीना चाहिए, अपनी प्रकृति जीना चाहिए, और यदि आप प्रकृति के नियमों को तोड़ेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, रुग्ण होंगे। आजकल ये चला है कि रात को लड़के, कुछ अध्यापक भी 3 बजे तक जगते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर रहें या वो पढ़ें, अब फिर वो 10 बजे दिन को उठते हैं। बीमार पड़ोगे ही भाई। जब तुम 8 बजे 9 बजे या सूर्य के पहले भोजन कर लोगे, हमारी संस्कृति तो यही कहती है कि सूर्य ढलने के साथ ही तुम भोजन कर दो और उसके बाद तुम सो जाओ थोड़ी देर चल कदमी करके। तो कोई भी योग प्रकृति के साथ ही चलेगा। यदि अपने प्रकृति को न पहचान के आप कुपथ चलेंगे, कुमार्ग पर चलेंगे, तो कोई भी योग या कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। तो योग या आज का जो संजय राम का जो पूरा का पूरा ये थीम है, वो थीम नहीं है, पूरा पैकेज कि 1 अर्थ और 1 हेल्थ, यानी ये पूरा पैकेज। ऐसा नहीं है कि आप केवल धरती को बचाकर, ये सब पूरा पैकेज है। आपको योग, प्रकृति, सभी के साथ, प्रकृति मैत्री के साथ चलना। तो बहुत ही दुरूह और बहुत कठिन विषय को मिश्रा जी ने किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक मुझे चीज याद आ रही है, सुना ही दूं कि दर्शन शास्त्र के विषय में सर्वेश्वर दयाल की 3 या 4 लाइन की कविता कि 3 लोग गोली खाकर मरे, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं, 3 लोग गोली खा के मरे, एक के नाम से एक के मुंह से निकला माओ, दूसरे के मुंह से निकला हे राम, तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम हुआ तो पहले 2 के पेट भरे हुए थे, अंतिम का पेट खाली था। तो यानी हे राम कहे चाहे माओ कहे, इसका चाहे नास्तिक दर्शन हो चाहे आस्तिक दर्शन, दर्शन जो है वो भरे पेट वालों का ही है। मैं हास्य करने के लिए मैं कह रहा हूं, बहुत ये प्रसिद्ध उनकी कविता है कि एक के मुंह से निकला हे राम, और दूसरे के मुंह से निकला माओ, और तीसरे के मुंह से निकला आलू। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि पहले 2 के पेट भरे हुए। तो दर्शन और ये चीजें जब हम थोड़े से होते हैं, क्योंकि सारा योग जो एक फावड़ा चलाने वाला मजदूर एक वैद्य के पास गया, कहा पेट में मेरे कब्ज है, तो उसने कहा कि 10 दाना मंडूक का ले लो, मड़ुआ का। उसने फेंक दिया, कहा कि 4 रोटी मड़ुआ का तो मैं खाता ही। तो आप प्रकृति के साथ रहें, श्रम करें,
प्रकृति को अपने पहचान। मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मैं आश्वस्त रहता हूं कि हम लोग जब याद करेंगे तो आप सहज भाव में उपस्थित रहेंगे। और इनके साथ ही मैं अध्यक्ष इस विभाग का जरूर हूं, लेकिन 4 खूंटे हैं, चारों बीतान लोग ताने हुए हैं, और जो संजय राम जो है बीच में थुन्नी की तरह है, मैं तो हूं ही नहीं। तो ये लोग हैं। बहुत ही मुझे खुशी हुई कि बिना मेरे किसी सहायता के ये लोग स्वयं अपना काम कर लेते हैं, स्वावलंबी हैं। और मैं न थीम चुनने में, न वो बनाने में, कार्ड बनाने में, न सोशल मीडिया पर कवरेज में मैं कहीं भी मैं सहायता नहीं किया, चूक गया। लेकिन ये भी बात सही है कि पानी में फेंक दीजिए, लोग तैरना सीख जाते, तो ये लोग संभालना सीख गए। तो इसलिए मैं सभी लोगों को और सभी शोधार्थियों को, हमारा विभाग इतना बड़ा है, कल समापन था, 28 लोग जुड़े थे, और आपके यहाँ भी 23 लोग शुरू में जुड़े थे, तो ये कम अचीवमेंट नहीं है। आपका विभाग बहुत छोटा है, उसके बावजूद 23-24 लोग जुड़ जा रहे हैं। ये आप लोगों पर छात्र छात्राओं के विश्वास की इंतहा। तो ये विश्वास है छात्र छात्राओं का कि जुड़ जा रहे हैं, इसको आप बनाए रखें। सुनील जी भी जुड़े हैं, ये भी हमारे डिपार्टमेंट के बहुत ही एक सहयोगी हैं, योग का कार्यक्रम चलाते हैं। मैं इन्हें भी अलग से मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही हम लोग स्वावलंबी हैं, लेकिन उस स्वावलंबन की डोर कहीं न कहीं आपसे बंधी हुई है। आपके इस अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद बिना किसी टिप्पणी के मैं आपको सादर प्रणाम निवेदित करता हूं, और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रमेश चंद जी से आग्रह करता हूं कि आप कार्यक्रम की आख्या, संक्षिप्त आख्या प्रस्तुत करने की कृपा करें। डॉक्टर रमेश चंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय जी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर द्वारा ये दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर एक सप्ताह ऑनलाइन मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन दिनांक 15 जून 2025 को हुआ। यह इस पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य योग के शारीरिक, मानसिक, दार्शनिक तथा आध्यात्मिक आयामों की गहराई से समझ विकसित करना रहा है तथा छात्रों एवं युवाओं के जीवन मूल्यों का संवर्धन करना रहा है। इस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर सब दिवसीय ऑनलाइन मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम का शुभारंभ उद्घाटन सत्र से हुआ। यह आयोजन योग के विविध आयामों को समझ के विस्तार देने तथा युवा पीढ़ी में जीवन मूल्यों को संवर्धित करने। उद्घाटन सत्र के हमारे जो मुख्य अतिथि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के दर्शन एवं संस्कृति विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जयंत उपाध्याय थे। उन्होंने योग के बहुआयामिक स्वरूप को उद्घाटित करते हुए योग को त्रिविध दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि योग की गहन आध्यात्मिक साधना होने के साथ एक व्यवहारिक और सार्वजनिक विज्ञान भी है, जो योगियों, रोगियों और सामान्य जनमानस के लिए बहुत ही उपयोगी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता प्रोफेसर राजवंत राव ने योग की ऐतिहासिक परंपरा तथा वर्तमान में उसकी आवश्यकता की महत्ता को रेखांकित किया। उद्घाटन सत्र के पश्चात हमारा यह जो कार्यक्रम है प्रतिदिन 2 सत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें 4 दिन जो प्रथम सत्र में योगाभ्यास करा गया और द्वितीय सत्र में देश के विशिष्ट विद्वानों के द्वारा कुल 8 व्याख्यान आयोजित किए गए।
इस व्याख्यान से निश्चय हमारे विद्यार्थी, हमारे प्रतिभागी गण बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे और उनके जीवन में, उनके मूल्यों में विकास करेगा। दिनांक 16 जून 2025 को प्रथम सत्र योगाभ्यास का रहा। यह योगाभ्यास डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रिसर्च फेलो बाबा गंभीर यूजीसी के द्वारा कराया गया। इन्होंने आसन अभ्यास किया और द्वितीय प्रोफेसर द्वारिकानाथ पूर्व अध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा विशिष्ट व्याख्यान दिया है। इन्होंने में बहुत ही उत्कृष्ट व्याख्यान दिया। दिनांक 17 जून 2025 को प्रफुल्ल चंद्र जी के द्वारा सत्र में प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के द्वारा विषय पर हम सभी इनके व्याख्यान से बहुत ही लाभान्वित हुए। 7 जून को प्रथम सत्र में बंद मुद्रा और प्राण प्रवाह पर विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार रिसर्च एसोसिएट गोरखनाथ के द्वारा उस पे अभ्यास करा गया और इससे व्याख्यान भी उन्होंने दिया। द्वितीय सत्र में दार्शनिक परामर्श की आधारभूमि के रूप में योग दर्शन के विषय पर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, संजय कुमार राम सर से अनुरोध है कि सर अपना माइक ऑफ कर लें, उससे टर्बुलेंसेज हो रहे हैं आवाज में। संजय कुमार राम सर प्लीज सर, आपका माइक ऑन मोड में है। ठीक है सर। रमेश सर द्वितीय सत्र में डॉक्टर प्रशांत शुक्ला एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग लखनऊ के द्वारा हमें व्याख्यान प्राप्त हुआ। 19 जून को हमें प्रथम सत्र में योग का वैश्विक एवं अभिनव प्रयोग डॉक्टर अनुपति तिवारी सहायक आचार्य मगध विश्वविद्यालय बोधगया, इन्होंने वैश्विक अनुप्रयोग के विषय में पूरे विश्व में योग को किस रूप में आत्मसात किया जाता है और उसकी क्या रूपरेखा, इसको समझाया और ये व्याख्यान से हम सभी विद्यार्थी बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे और भाषी पठन हुए सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ होगा। और द्वितीय सत्र में एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर त्रिदेव त्रिपाठी सहायक आचार्य नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बढ़न का विशेष व्याख्यान प्राप्त हुआ। और 20 जून 2025 को प्रथम में प्रोफेसर DN यादव कुलपति इलाहाबाद पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू झारखंड, इन्होंने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के संदर्भ में विविध आयामों पर विस्तृत व्याख्यान दिया। और द्वितीय सत्र में डॉक्टर श्रीनिवास मिश्रा सहायक आचार्य मदन मोहन मालवीय PG कॉलेज देवरिया का हमें विशिष्ट व्याख्यान प्राप्त हुआ। समापन सत्र के आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रबोध मिश्रा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक ने अपने सांदर्भिक और व्यवहारिक व्याख्यान में योग के समग्र दृष्टिकोण, उसके सामाजिक और मानवीय पक्षों पर रखा और वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या भूमिका होती है उस पर प्रकाश डाला। साथ ही योग के क्रियात्मक पक्ष को भी रखा और यह बताया योग एक मार्ग है, मार्ग जो मंजिल की ओर ले जाता है। इस प्रकार आज हमारा जो है 7 दिवसीय कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर है और मैं कहना से बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष प्रोफेसर राजवंत राव के सक्रिय मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और जिनका हमेशा हम सभी आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है और उनके विकास उत्तर विकास की ओर रखती है। तो सर, मैं आपके प्रति बहुत हृदय से कृतज्ञता करते आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमेशा सहयोग और आशीर्वाद हम सभी को मिलता है और इस कार्यक्रम के दर्शन विश्वविद्यालय के संरक्षिका माननीय प्रोफेसर पूनम टंडन कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी का भी हमें सदैव आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त होता रहता है और उनके निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर दर्शन विभाग के समन्वयक डॉक्टर संजय कुमार राम जी, इसका सक्रिय सहयोग हम सभी को प्राप्त होता रहता है। इनके प्रति मैं धन्यवाद करता हूँ और दर्शन शास्त्र विभाग के सह संयोजक डॉक्टर संजय कुमार तिवारी जी, डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, जिनके सहयोग से ये सब शक्ति से कार्यक्रम जो है अपने अंतिम सत्र की और समापन सत्र की अग्रसर, आप दोनों के प्रति अपने बहुत बहुत हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आपके प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ ही मैं डॉक्टर सुनील जी, डॉक्टर प्रफुल्ल जी
और विभाग के डॉक्टर जितेंद्र जी, रामध्यान जी, इन सभी का इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही सक्रिय प्राप्त हुआ है। तो आप सभी के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसके साथ ही हमारे जो विद्यार्थीगण जो शोधार्थी करते हैं और जो एमए के जो विद्यार्थी, पीजी डिप्लोमा इन योग के विद्यार्थी हैं, एमए योग के विद्यार्थी, सभी प्रतिभागीगण हमेशा इस कार्यक्रम में जुड़े रहें और सक्रिय अपनी भूमिका देते रहें। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आपका हार्दिक धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। और अंत में कहना चाहता हूँ कि यह सप्तदिवसीय आयोजन योग की वैज्ञानिक और दार्शनिकता तथा व्यावहारिकता को का समन्वय करता है। इसने प्रतिभागियों को न केवल एक जीवन शैली और आत्मविकास का मार्ग दिखाया, बल्कि एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के संदेश के माध्यम से वैश्विक स्तर पर समरसता, पर्यावरणीय चेतना और सर्व कल्याण की अनुभूति भी कराई होगी। तो मैं अपने कार्यक्रम के लिए डॉक्टर संजय कुमार तिवारी से आग्रह करता हूँ कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय जी। धन्यवाद सर। यद्यपि कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रमेश चंद्र जी ने कार्यक्रम की संक्षिप्त आख्या के साथ ही आभार ज्ञापन के अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया है, किंतु अकॉर्डिंग टू शेड्यूल मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन हेतु महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ के रिसर्च एसोसिएट और हमारे दर्शन शास्त्र विभाग के भूतपूर्व छात्र डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी को आभार ज्ञापन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी। जी धन्यवाद सर। नमस्कार। यह पिछले 7 दिनों से यह जो कार्यक्रम है वैल्यू एडेड कोर्स जो चल रहा है सफलतापूर्वक आज समाप्त हो रहा है। और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने में सभी लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इस कड़ी में मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन मैम को, जिनके सानिध्य में संरक्षण में यह गर्मियों के छुट्टियों में जो वैल्यू एडेड कोर्स ऑनलाइन माध्यम से जो है प्रावधान किया गया, जिससे बच्चे जो हैं विद्यार्थी हैं लाभान्वित हो सके। और इसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं हमारे दर्शन शास्त्र विभाग के आचार्य और वरिष्ठतम आचार्य और अध्यक्ष और कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर राजवंत राव सर को, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके निर्देशन में यह वैल्यू एडेड कोर्स निर्बाध रूप से अपनी संपूर्णता को आज प्राप्त हो रहा है। और सर जुड़े हुए हैं, सर ने अध्यक्षीय उद्बोधन भी आज दिया है। तो मैं सर को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी कड़ी में मैं दर्शन शास्त्र विभाग के समन्वयक डॉक्टर संजय कुमार राम सर को धन्यवाद देता हूं कि आपके सानिध्य में, आपके जो निर्देशन में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपूर्णता को आज प्राप्त हो रहा है। और इसी के साथ इस वैल्यू एडेड कोर्स के संयोजक डॉक्टर रमेश चंद्र सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने देश के कोने कोने से विभिन्न वक्ताओं को, विषय विशेषज्ञों को इस कार्यक्रम से जोड़ा, जिससे विद्यार्थी, शोध छात्र, सभी लोग और विद्वज्जन भी, सभी लोग एक साथ लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए सर मैं आपको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और इस वैल्यू एडेड कोर्स प्रोग्राम के सह संयोजक डॉक्टर संजय कुमार तिवारी सर को मैं धन्यवाद देता हूं, जो विभिन्न सत्रों में सर ने कार्यक्रम को संचालित भी किया है। और सर इसी के साथ जो है विश्वविद्यालय के जो मुख्य योग कार्यक्रम था उससे भी जुड़े हुए हैं। तो मैं सर को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं इसी कड़ी में दर्शन शास्त्र के सहायक आचार्य डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता सर को मैं बधाई देता हूं और साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप के सह संयोजन में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संपन्न हो रहा है। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण आभार मैं ज्ञापित करता हूं आज के जो हमारे
मुख्य वक्ता हमारे जो रहे डॉक्टर प्रोफेसर प्रबोध मिश्रा सर, अमरकंटक से आपने एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य पर खासकर प्रकृति से जोड़ते हुए जो हमारा बाहरी पर्यावरण है, साथ ही जो आंतरिक हमारा जो प्रकृति है, आंतरिक पर्यावरण है, उसमें एक गंभीर दार्शनिक विमर्श को आपने सर संभव बनाया। तो मैं विशेष रूप से सर मैं दर्शन शास्त्र विभाग की तरफ से आपके प्रति सर हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। और इसी कड़ी में जो हमारे इस प्रोग्राम से जो पिछले 7 दिनों से जो विद्वज्जन हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो एमए के दर्शन शास्त्र के योग के विद्यार्थी हैं, जुड़े हुए हैं, लगातार लाभान्वित हो रहे हैं, उन लोगों को प्रति भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही जो मीडिया का काम संभाल रहे हैं और इस ऑनलाइन शेड्यूल को जो लोग गूगल मीट प्लेटफॉर्म को एडमिट कर रहे हैं और पूरे इसको ऑनलाइन मोड को संभाले हुए हैं, इसमें शामिल छात्र जो लोग हैं, उन लोगों को प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और विश्वविद्यालय के मीडिया टीम के सदस्य हैं लोग, उन लोगों के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि इस कार्यक्रम को अच्छा मीडिया कवरेज भी मिला। और एक बार पुनः मैं आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर प्रबोध मिश्रा सर के प्रति, दर्शन शास्त्र विभाग के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और सभी लोगों के प्रति आज जो जुड़े हुए हैं, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद सर। आपके प्रति भी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, पूरे दर्शन शास्त्र विभाग की तरफ से हार्दिक धन्यवाद बात और सही, कृतज्ञता। बिल्कुल सही है। आप दर्शन शास्त्र विभाग को प्लस करते हैं, उसमें जोड़ते हैं कुछ, तो इसलिए सुनील जी आपको भी धन्यवाद। ठीक है, प्रणाम अब सर। मैं अध्यक्ष ठीक है मिश्रा जी, दर्शन शास्त्र विभाग एवं अधिष्ठाता कला संकाय प्रोफेसर राजवंत राव सर की अनुमति से, यदि संयोजक महोदय को कुछ और न कहना हो तो मैं कार्यक्रम संपन्न की घोषणा करता हूं। अंकेत मुझे सर से मिल गया है, हमारे समन्वयक सर से भी मिल गया है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यक्रम की संपन्नता की घोषणा करता हूं। सभी के प्रति सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम सर।